Yes. Chalo, good evening, all of you. Let us start with the next topic in this chapter, that is about polarization. Okay, polarization. Obviously, polarization of light, basically. So, what is polarization? You have to understand in case of the light. So, what happens is, अभी एक simple सा example ले लो कि अगर मान लो एक wave स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग के ऊपर फॉर्म हुआ है, ठीक है। तो उसकी वजह से जो पार्टिकल्स है, तो वो पार्टिकल्स का जो मोशन है, अगर एक पर्टिकुलर पार्टिकल को अगर हम फोकस करते हैं, तो द मोशन ऑफ द पार्टिकल विल बी समटाइम्स इट मे बी एट द मीन पोजिशन, maybe at the some point it will be here, maybe at the extreme position, again it will come back to the mean position, and again will be at the bottom extreme position, and again it will be at the mean position, and in this way. सो अप एंड डाउन इस तरह से उसका मोशन चलता रहता है, ये हमको ऑलरेडी पता है, नो डाउट। तो उसका जो मोशन है, तो वो हम एक इस तरह से एक लाइन के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे एरो के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डबल हेडेड एरो उसको बोल सकते हैं, ठीक है। इन द सेम वे हियर दिस पार्टिकल पी हियर, or this is suppose particle P and this is suppose particle Q. So this particle Q also will vibrate up and down, and its motion can be shown by a double headed arrow which is like this, whose length is equal to the double of amplitude. तो उसका जो लेंथ है, इस एरो का जो लेंथ है, वो एम्पलीट्यूड के डबल के बराबर होने वाला है. सो एवरी पार्टिकल वी कैन जस्ट शो इट वाइब्रेटिंग अप एंड डाउन in this way, and its motion can be shown by a double headed arrow like this, correct है. So but this happens for the string, right? ये string के लिए होता है, no doubt. और इसमें ये हम देख सकते हैं कि ये जो प्लेन है, जिस प्लेन के अंदर ये सारे डबल हेडेड एरो इंक्लूडेड है, this plane can be supposed to be a plane of vibration. We can see plane of vibration इसको बोलते हैं. This plane in which all the vibrations are already included will be called as the plane of vibrations, no doubt. बट अभी इसमें होता क्या है ना कि ट्रांसवर्स वेव्स के बारे में हमारे पास एक फ्रीडम होता है. फ्रीडम मींस अगर सपोज ये ट्रांसवर्स वेव्स हमको पैदा करने हैं, और ये एक स्ट्रिंग हमारे हाथ में है, और उसका दूसरा एंड यहाँ पे सपोज बंधा हुआ है, तो हमारे हाथ में है कि ये एंड अगर हमारे हाथ में है, तो वी कैन जस्ट गिव अ जर्क लाइक दिस. तो अगर हमने इस जर्क को ऐसा दिया, तो दैट जर्क विल जस्ट ट्रेवल एंड इट विल जस्ट हिट दिस क्लोज्ड एंड एंड रिटर्न बैक. सो इन दिस वे, तो ये जो जर्क ट्रेवल करेगा वो इस वर्टिकल प्लेन में ही रहेगा. ऑल द पार्टिकल्स विल जस्ट वाइब्रेट इन वर्टिकल प्लेन, नो डाउट. बट अगर इफ यू चूज टू गिव दिस जर्क इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन लाइक दिस, अभी यहाँ पे अगर सपोज ये जर्क जो है वो अगर हमने इस तरह से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दे दिया, ऐसे मतलब, ठीक है, ऐसे इमेजिन करो ठीक से, इट्स द थ्री डायमेंशनल कांसेप्ट. इफ यू जस्ट गिव दिस जर्क लाइक दिस, then all the particles will just vibrate like this, and just they will form a plane which will be horizontal in this way, horizontal. So all the planes, all the particles will be vibrating in a plane which is horizontal in this way. So in that case, we can show these double-headed arrows to be horizontal, which are perpendicular to this board, plane of the board, like this, in this way. So this is the freedom which is available only and only in case of transverse waves. जैसे कि यहाँ पे अगर समझो कि ये स्ट्रिंग है, तो इस स्ट्रिंग के ऊपर अगर हमने अगर ऐसे अगर वाइब्रेशंस कराए, ऐसे अगर वाइब्रेशन कराए, तो सारे जो पार्टिकल्स है इसी प्लेन में वाइब्रेट होंगे इस तरह से. लेकिन उसके बदले अगर हमने ऐसे वाइब्रेशन दिया, तो ये सारे जो पार्टिकल्स है ऐसे वाइब्रेट होंगे, इस प्लेन में वाइब्रेट होंगे. समझ सकते हो ठीक से? ये जो डायग्राम दिख रहा है, तो अभी यहाँ पे ऑल द पार्टिकल्स विल बी वाइब्रेटिंग इन दिस हॉरिजॉन्टल मोशन इन दिस वे. तो वी कैन जस्ट गिव द फर्स्ट जर्क वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली, दैट इज इन आवर हैंड, राइट? वो हमारे हाथ में है. इवन वी कैन जस्ट गिव द जर्क इंक्लाइंड टू 45 डिग्री लाइक दिस, और वी कैन जस्ट गिव द जर्क लाइक दिस ऑल्सो. तो जिस डायरेक्शन में हमको चाहिए उस डायरेक्शन में हम जर्क दे सकते हैं, and all the particles will automatically vibrate in that plane only. All the particles will vibrate in a plane which will be called as a plane of vibration. Plane of vibration, which may be vertical, it may be horizontal, or it may be 45 degree inclined like this or like this as well. जो जिस तरह से फर्स्ट जर्क दिया रहेगा, सेम वैसे ही बाकी सारे पार्टिकल्स अकॉर्डिंगली वाइब्रेट करेंगे, and they will form a plane of vibration. Okay.
बट अभी इसकी वजह से क्या होता है देखो, अभी हाँ, और एक बात यहाँ पे नोट करो ठीक से, कि दिस फैसिलिटी इज नॉट अवेलेबल इन केस ऑफ लॉन्जिट्यूडनल वेव्स। लॉन्जिट्यूडनल वेव्स के अंदर ऐसा हो ही नहीं सकता है। देखो लॉन्जिट्यूडनल वेव्स जब फॉर्म होते हैं तो उसके अंदर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, क्योंकि समझो एक स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग है और उसका दूसरा एंड यहाँ पे बंधा हुआ है, ठीक है, और इसको हमको वाइब्रेशन देने हैं, तो लॉन्जिट्यूडनल वेव्स पैदा करने हैं। हाउ टू प्रोड्यूस लॉन्जिट्यूडनल वेव्स? लॉन्जिट्यूडनल वेव्स कैसे पैदा किए जाते हैं तुमको पता है ऑलरेडी। इस ये जो स्प्रिंग है उसको हमको ऐसे वाइब्रेशन देने होते हैं, मतलब वी कैन जस्ट पुश दिस पार्ट टू एंड फ्रो, एंड जैसे हम इसको पुश करते हैं सो दिस पार्ट जस्ट गेट्स कंप्रेस्ड फॉर सम टाइम एंड जस्ट देन expands. While expanding, this compresses another part and this compression just goes further in this way, and the spring will just get compressed at this part and expanded, again get compressed at some point and again expands and again get compressed at some point, and in this way. So like this we can just see clearly that whenever the compression is given here, that compression will travel along the spring and the waves will travel in the form of compressions and rarefactions like this, right है। तो अभी इसमें compression देने के लिए, मतलब compression produce करने के लिए हमको to and fro motion करना पड़ेगा, यहाँ पे इस स्प्रिंग को हमको पुश करना पड़ेगा कि नहीं, दूसरा क्या कर सकते हैं, और दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास, ठीक है। इसलिए यहाँ पे इस केस में लॉन्जिट्यूडनल वेव्स के केस में ये जो डायरेक्शन वाला जो कंसेप्ट है या प्लेन ऑफ वाइब्रेशन वाला जो कंसेप्ट है वो होता ही नहीं है। So this phenomena in which the transverse waves can be polarized in any plane. So ये जो concept है वो transverse waves का ही वो property है। This is called as a polarization. That means the restriction of all the vibrations in one plane is called as polarization. As we can just see in case of the string or in case of the transverse waves, whenever the transverse waves are formed, we can just clearly see that all the particles vibrate and their plane of vibration is same, and that is actually called as the polarization, and that plane actually is called as plane of vibration, remember। तो ये plane of vibration का concept है, but just like plane of vibration वाला जो concept है वो यहाँ पे longitudinal waves के अंदर होता ही नहीं है। इसीलिए हम ये समझ सकते हैं आराम से कि ये polarization is a basic phenomena which distinguishes the transverse waves from longitudinal waves, because only transverse waves show the concept of polarization. Longitudinal waves doesn't show the concept of polarization. That means we can in short, in other words, we can say that longitudinal waves can never be polarized, but transverse waves can be polarized. Transverse waves को हम polarize कर सकते हैं, longitudinal waves को polarize करना possible ही नहीं है, क्योंकि उनके अंदर एक ही ऑप्शन होता है टू एंड फ्रो बस। इसके अंदर वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, 45 डिग्री इंक्लाइंड, ऐसे कितने सारे ऑप्शंस है, किसी भी एंगल पे हम इन वेव्स को पोलराइज कर सकते हैं, लेकिन लॉन्जिट्यूडनल वेव्स को पोलराइज किया नहीं जा सकता। इसलिए पोलराइजेशन इज अ स्पेशल प्रॉपर्टी व्हिच इज एग्जिबिटेड बाय ट्रांसवर्स वेव्स ओनली। ये बात तुमको एमसीक्यूज के अंदर पूछ सकते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस तरह से कि जैसा अभी तुमको पता है कि लाइट इज अ ट्रांसवर्स वेव्स, राइट, and all the electromagnetic waves are also the transverse waves, but sound is a longitudinal waves, correct है। sound is not a transverse wave, sound is longitudinal wave। so even sound के जो अलग अलग types है, sound waves के अंदर हम देखते हैं ultrasonic waves और infrasonic waves, all these are the types of sound only, so all these are longitudinal waves only। so, and already obviously अभी भी हमने ये देखा कि longitudinal waves can never be polarized, ठीक है ना। पोलराइजेशन इज ओनली एग्जिबिटेड बाय ट्रांसवर्स वेव्स, रिमेंबर। सो दैट्स व्हाई द क्वेश्चन मे बी आस्क्ड लाइक दिस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वेव्स आर कैन बी पोलराइज्ड। अगर ऐसा पूछा तो उसमें ऑप्शंस में हमको देखना है जो जो वेव्स ट्रांसवर्स टाइप के हैं तो वो पोलराइज हो सकते हैं, जो वेव्स लॉन्जिट्यूडनल टाइप के हैं दे कैन नॉट बी पोलराइज्ड। तो अगर उसमें कोई ऑप्शन ऐसा है साउंड, इट कैन नॉट बी पोलराइज्ड। अगर अल्ट्रासोनिक कैनॉट बी पोलराइज्ड, इंफ्रासोनिक कैनॉट बी पोलराइज्ड, बट हाँ लाइट कैन बी पोलराइज्ड बिकॉज इट्स ट्रांसवर्स। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, एनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, फिर चाहे वो गामा रेज हो या चाहे एक्स रेज हो, अल्ट्रावायलेट रेज हो, इंफ्रारेड रेज हो या लाइट ही हो
या इवन रेडियो वेव्स या माइक्रोवेव्स यू कैन हो, all those waves can be polarized because they are transverse in nature. Every transverse waves can be polarized, but longitudinal waves can never be polarized. So this polarization can be used as a tool to detect whether some kind of waves are transverse or longitudinal especially. तो कोई भी waves longitudinal है या transverse है, ये चेक करने के लिए हम polarization का concept यूज कर सकते हैं. just as a for example, देखो ठीक से लाइट के बारे में हम ये बात यूज कर सकते हैं, क्योंकि देखो अगर मान लो कि एक स्ट्रिंग है और इस स्ट्रिंग को अगर हम सपोज पास करते हैं एक स्लिट से, ये समझो इस टाइप का एक स्लिट है, स्लिट मतलब ऐसा वर्टिकल ओपनिंग, ठीक है, और इसमें से अगर ये स्ट्रिंग को हमने पास करके रखा है, ओके, या और एक स्लिट हमने यहाँ पे रखा है जिसका एक्सिस इसको पैरेलल है, देखो ऐसे, ठीक है। अभी मान लो कि ये यहाँ पे हमने इस वेव को जर्क दिया, यहाँ पे जैसे हमने जर्क दिया, अगर वर्टिकल जर्क देंगे तो वो वर्टिकल जर्क इस स्लिट में से भी पास हो जाएगा, राइट, और वही वर्टिकल जर्क इस स्लिट में के अंदर से भी पास हो जाएगा, बिल्कुल, और यहां तक पहुंच जरूर, नो डाउट, ठीक है। द वर्टिकल will just pass through both of the slits and just reach at this point here. But if suppose we tilt this second frame, ये जो second slit जो है वो अगर हम 90 डिग्री से टर्न करेंगे और उसको अगर ऐसा कर देंगे जो वो ऐसा परपेंडिकुलर हो जाए, तो क्या होगा, जो वर्टिकल जर्क हम यहाँ पे देंगे तो वो इस फर्स्ट वाले स्लिट में से तो पास हो जाएगा, लेकिन ये सेकेंड वाले स्लिट के अंदर अटक जाएगा, ठीक है ना, ब्लॉक हो जाएगा, क्योंकि हमने इसको ऐसा कर दिया है। अभी अगर ये ऐसा स्लिट है और उसमें से अगर स्ट्रिंग पास किया हुआ है, अगर उसको हमने ऐसा अगर जर्क दिया तो वो जर्क यहाँ पे अटक जाएगा ना, वो उसके अंदर से पास नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसका जो थिकनेस है वो सिर्फ स्ट्रिंग पास हो जाए उतना ही है। इसलिए इस स्लिट को अगर हम परपेंडिकुलर कर देंगे तो उस केस में नो वेव्स कैन पास थ्रू दिस सेकंड स्लिट हियर। द सेम थिंग इज ऑब्जर्व्ड इन केस ऑफ लाइट आल्सो। लाइट के बारे में भी ऐसा ही देखा जाता है। देखो सपोज देयर इज अ पोलराइजर like this, and there is another polarizer here kept at some distance like this here, and suppose that ray of light is passed through both of these polarizers, and both of these polarizers are arranged in such a way that their axes are parallel to each other. So in that case the light will pass through both of these polarizers and a bright spot will be obtained on the screen placed in front of this polarizer, second polarizer here. तो यहाँ पे हमको एक bright spot मिलेगा, no doubt, which shows that light is passing through both of these polarizers successfully and forming a bright spot on the screen placed in front of this here, no doubt. लेकिन अगर सपोज इस पोलराइजर को, सेकेंड वाले पोलराइजर को अगर हम सपोज टिल्ट करते हैं, टर्न करते हैं, so what happens is as we go on turning this second polarizer through some angle, and if we make it 90 degree like this, तो सेकेंड वाला पोलराइजर जो है वो अगर 90 डिग्री से अगर हम टर्न कर देते हैं, तो जैसे जैसे ये सेकेंड वाला पोलराइजर ऐसे इस तरह से हम अगर उसको टर्न करते करते अगर इस तरह से जाते हैं, सो व्हाट हैपेंस इज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट पासिंग थ्रू दिस सेकेंड पोलराइजर गोज ऑन डिक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग हियर, एंड व्हेन दिस सेकेंड पोलराइजर बिकम्स परपेंडिकुलर टू द फर्स्ट वन, कंप्लीट लाइट इज ब्लॉक्ड, ठीक है, वी कैन जस्ट सी दैट light is completely blocked. That means no light can pass through these two polarizers, and no spot will be formed on the screen here placed in front of this. That means the light is blocked at the second polarizer. तो इसलिए ये बात जो है, इससे ही हमको पता चलता है कि light is also going to be the transverse in nature. तो लाइट जो वेव्स है वो भी एक तरह से ट्रांसवर्स ही है, ये हमको इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट बात पता चलती है, ठीक है। तो ये बात याद रखो ठीक से, दिस इज अबाउट द ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट एंड दिस इज द पोलराइजेशन। ओके,
अभी इसमें होता क्या है ना कि देयर इज अ टाइप्स ऑफ पोलराइजेशन। तो उसमें सबसे पहले आता है ऑर्डिनरी लाइट। व्हाट मीन बाय दिस ऑर्डिनरी लाइट? ordinary light, then we can have the polarized light, or we can have the partially polarized light. और तीसरा हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि completely polarized light, or we can call it as plain polarized light. Okay, see the difference between all these three. Basically ordinary light मतलब, अब देखो जैसे मैंने अभी बताया था कि नॉर्मली क्या होता है कि जब स्ट्रिंग को हम इस तरह से अगर वाइब्रेट करते हैं, so all the particles are already vibrating in this vertical plane, and that's why their vibrations can be shown by the double headed arrow which are vertical like this. Okay, तो अगर हम यहाँ से सामने से अगर देखेंगे तो वो हमको सिंपली एक वर्टिकल प्लेन दिखाई देगा जिसके अंदर ये सारे वाइब्रेशंस हो रहे हैं, एक ही लाइन के अंदर सभी वाइब्रेशंस हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन अभी इसमें होता क्या है ना कि देखो कि अगर ऑर्डिनरी लाइट के अंदर अगर हम देखते हैं ठीक से, सो सम पार्टिकल्स और सम वेव्स आर वाइब्रेटिंग इन दिस वर्टिकल डायरेक्शन, some are vibrating in horizontal direction, some are vibrating in this direction which is making 45-degree inclined to both of these, and some are vibrating in this direction, and like this large number of vibrations are already there. Means this all the particles or all these vectors, electric vectors or electric field vectors are vibrating in all possible directions. In this case that is called as the ordinary light. Normally light हमको ऐसा ही मिलता है, इसको बोलते हैं ऑर्डिनरी लाइट, ठीक है, जिसके अंदर वाइब्रेशंस जो है वो सभी डायरेक्शंस में इंक्लूडेड होते हैं, बिल्कुल। The vibrations are contained in all the directions, that is called as ordinary light, no doubt. But what is the plain polarized light? Plain polarized light means all the vibrations are contained only and only in one fixed plane. एक ही प्लेन के अंदर पोलराइज सभी वाइब्रेशंस होते हैं। सो उसका जो क्रॉस सेक्शन है वो हमको इस ऐसा दिखाई देगा। You can see clearly what is the difference between this and this. Check here, in this case the vibrations are contained in all the possible planes in the ordinary light, but in case of the light plain polarized light, we can see that all the vibrations are contained only in one fixed plane, which may be vertical or it may be horizontal also, or it may be 45-degree inclined also, but एक ही होगा, जो भी होगा एक ही प्लेन में होगा। ये सभी वाइब्रेशंस जब एक ही डायरेक्शन में मिलते हैं तो उसको हम बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट, और वी कैन कॉल इट एज 100% पोलराइज्ड लाइट। ओके, 100% पोलराइज्ड लाइट, ओके, ये उसको हम बोल सकते हैं। बट व्हाट इज पार्शियली पोलराइज्ड लाइट हियर इज, अभी देखो ये इन दोनों के बीच का कंसेप्ट है, देख सकते हो ठीक से कि मोस्ट ऑफ द वाइब्रेशंस आर इन वन डायरेक्शन, but there are few vibrations which are in some other directions, but they are few only, and there are no vibrations which are perpendicular to that direction. So that is called as the partially polarized light, ठीक है। partially polarized light, जब भी हम partially polarized light के बारे में बात करते हैं तो we can talk in percentages, so we can just say that this is just like 70% polarized light, या अगर हमको ऐसा कोई क्रॉस सेक्शन मिलता है जिसके अंदर all the vibrations are almost close to the vertical only, तो ये वर्टिकल डायरेक्शन में ही अगर सभी वाइब्रेशंस इंक्लूडेड है इस तरह से, ये देखो इसको हम बोल सकते हैं इट्स गोइंग टू बी 80% पोलराइज्ड लाइट, और इवन उससे भी आगे जाके 90% पोलराइज्ड लाइट कैन बी शोन लाइक दिस। Okay, very few vibrations are just other than this direction, vertical direction, so you can call it this as a 90% polarized light. This is just like 80% polarized light. You can call this as a 70% polarized light, or even in worst case suppose ये vertical direction है और यहाँ पे suppose कुछ vibrations इस तरह से ऐसे है, कुछ vibrations और इस तरह से फैले हुए हैं, ऐसा है, इसको हम बोल सकते हैं इट्स 50% पोलराइज्ड लाइट।
और 60% पोलराइज्ड लाइट लाइक दिस. सो जितना यहाँ पे जितना डिसऑर्डर ज्यादा होता जाएगा, जितना ज्यादा ज्यादा एंगल्स पे ये वाइब्रेशंस हमको मिलेंगे, तो उतना वो परसेंटेज घटता जाएगा. सो वी कैन कॉल दिस प्लेन पोलराइज्ड लाइट टू बी सिंपली 100% polarized light. Okay, 100%. And ordinary light can be supposed to be 0% polarized light. Remember, 0% मतलब अनपोलराइज्ड लाइट. इसको हम अनपोलराइज्ड भी बोल सकते हैं, याद रखो ठीक से. ऑर्डिनरी बोलो या अनपोलराइज्ड लाइट बोलो, एक ही बात है बिल्कुल. बट हियर पार्शियली पोलराइज्ड लाइट मींस in that case we can have the percentage from 0 to 100, anywhere between 0 to 100. तो 0 से लेके 100 तक कितना भी परसेंटेज में अगर उसका पोलराइजेशन है, तो उसको हम पार्शियली पोलराइज्ड लाइट ही बोलेंगे. समझ में आया सबको ठीक से डिफरेंस? ठीक है. अभी इसमें एक होता है प्लेन ऑफ वाइब्रेशन. तो जिस प्लेन के अंदर सारे वाइब्रेशंस कंटेंट है, तो उसको हम बोलेंगे प्लेन ऑफ वाइब्रेशन. बट द प्लेन विच इज perpendicular to the plane of vibration will actually be called as plane of polarization. We can show it like this. So this is the plane of polarization, the plane which is perpendicular to the plane of vibration. जिस प्लेन में सभी वाइब्रेशंस कंटेंट है, तो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई वाइब्रेशन नहीं रहेंगे, उसको हम बोलेंगे प्लेन ऑफ पोलराइजेशन. रिमेंबर, the plane which contains all vibrations is called as plane of vibration, and plane which is perpendicular to the plane of vibration, which doesn't contain any vibrations, is called as plane of polarization. Okay, these are the two concepts you have to understand. Okay, just take a screenshot of this if you want, so that we can move further. Yes, now we can just see the methods of polarization. How can we polarize the light? There are different methods of polarization. The first one of which is reflection. Polarization by reflection. This is the first method, and then another methods are also there, just like scattering. Scattering is also another method for polarization. मतलब पोलराइज लाइट पैदा करने के लिए क्या हमारे पास टेक्निक है, तो उसको बोलते हैं मेथड ऑफ पोलराइजेशन. ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं these are the methods of polarization. Okay, the first one is going to be reflection. Now we'll just study that first. What is the polarization by reflection? See here, what happens is, whenever a ray of light is reflected from a transparent substance. Remember, transparent substance. Transparent means whenever the light is incident on this surface, a part of light is going to get refracted and the remaining part is going to get reflected like this. Okay, that means simultaneous reflection and refraction is going to take place here in this case. Remember, so whenever this type of simultaneous reflection and refraction takes place, in that case, Brewster, the scientist, have observed that whenever this reflection and refraction takes place, the reflected light is most probably is partially polarized. ये जो reflected light होता है वो partially polarized होता ही है. ठीक है, और उसका उसने जब स्टडी किया, उसके ऊपर जब एक्सपेरिमेंट्स करके देखे, तो उसको ये पता चला कि whenever the angle of incidence of this light is changed, the percentage polarization of that reflected light also goes on increasing. And when the angle of incidence is increased at a particular point, the reflected light becomes 100% polarized there. That means we get a 100% polarized light just because of reflection here. तो सिंपली रिफ्लेक्शन की वजह से हमको यहाँ पे 100% पोलराइज्ड मिल जाता है, लाइट मिल जाता है. लेकिन वो सिर्फ एक ही पर्टिकुलर एंगल पे होता है. तो वो एंगल जो है, तो उसको हम बोलते हैं ब्रूस्टर्स एंगल. We can just denote it by theta b, remember, and theta b is the Brewster's angle. It is a special angle. When the light is incident at that angle, what happens is the reflected ray becomes 100% polarized.
ना इससे ज्यादा ना इससे कम। ये एंगल जो है वो इससे कम एंगल भी अगर हम करेंगे तभी भी हमको 100% पोलराइज नहीं मिलेगा, और अगर इस एंगल से ज्यादा लाइट ज्यादा भी एंगल पे इंसिडेंट करेंगे तभी भी रिफ्लेक्टेड रे हमको पोलराइज नहीं मिलेगा। हाँ, रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्रैक्शन भी होगा, लेकिन 100% पोलराइज लाइट मिलना सिर्फ तभी पॉसिबल होता है जब हम इस लाइट को एक पर्टिकुलर एंगल पे इंसिडेंट करते हैं, और उस पर्टिकुलर एंगल को क्या बोलते हैं, ब्रूस्टर्स एंगल। एंड दिस ब्रूस्टर्स एंगल has to do something with refractive index of this medium which separates this here। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में जो मीडियम है, तो ये मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर ये डिपेंड करता है व्हाट दिस शुड बी द एंगल ऑफ पोलराइजेशन, और इसको ही एंगल ऑफ पोलराइजेशन भी बोलते हैं। सो और ब्रूस्टर्स एंगल भी बोल सकते हैं उसको, ब्रूस्टर्स एंगल, रिमेंबर। सो ब्रूस्टर्स एंगल, and whenever the light is incident on the Brewster's angle, one more thing happens here is that the reflected ray and refracted ray becomes perpendicular to each other like this। see here, तो ये reflected ray जो है और refracted ray जो है, ये दोनों रेज एक दूसरे को परपेंडिकुलर बनते हैं। ये देखो, ये दिख रहा है परपेंडिकुलर, दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे, ओके, एंड दिस इज द रिफ्रैक्टेड रे। Aren't these two perpendicular to each other? So we can see clearly whenever the ray of light is incident at a special angle called as Brewster's angle, here in that case what happens is reflected ray is just perpendicular to the refracted ray, and hence we can just say here that the relationship between this theta b and theta r, theta r मतलब angle of refraction in the case of Brewster's angle। so ये अगर theta b जो है वो अगर angle of incidence है तो उसका करेस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है तो उसको हम बोल सकेंगे थीटा आर, और वो थीटा आर जो है वो ऐसा होता है जो कि इन ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर बन जाते हैं। अभी इस डायग्राम का ज्योमेट्री अगर देखते हैं ठीक से तो सबसे पहले हमको ये बात पता चलेगी कि ये जो एंगल है दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी थीटा बी, जस्ट बिकॉज वी नो दैट व्हेनेवर द रे ऑफ लाइट सफर्स फ्रॉम रिफ्लेक्शन, the angle of reflection is going to be same as the angle of incidence। ये तो this is the first law of reflection already, therefore we can just say if this is theta b then this has to be theta b again, okay। but if we just see this whole linear pair, ये पूरा ये साइड का जो पूरा अगर पेयर अगर कंसिडर करते हैं तो क्या मिलता है हमको, देखो sum of all these three angles must be 180 degree because this is a linear pair। So if we just apply this here, then we can get that theta b plus ये theta b plus 90 plus ये बचा हुआ theta r। तो इन दोनों का तीनों का एडिशन कितना होना जरूरी है, 180 होना जरूरी है, क्योंकि ये तीनों जो है वो एक लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। तो तीनों का एंगल का एडिशन जो है वो 180 होना जरूरी है, ठीक है। अगर ऐसा है तो ये 90 को उस तरफ भेज सकते हैं और हमको मिलेगा थीटा b प्लस थीटा r इज इक्वल टू 180 minus 90 मतलब 90। so that means theta b plus theta r becomes actually 90, which may be written as theta r is equal to 90 minus theta b, correct है। तो ये हमको मिलता है, this is the expression for theta r we can see। so that is the angle of refraction, but already we have that Snell's law which tells us simply that the refractive index of this medium with respect to the error medium will actually be equal to sine of angle of incidence which is theta b here upon sine of angle of refraction which is theta r here। so we can just get that theta b upon theta r, sine theta b upon sine theta r, okay। but as we already proved that this theta r is nothing but 90 minus theta b, correct है। तो ये अगर हम यूज करेंगे यहाँ पे थीटा आर के बदले अगर उसका वैल्यू डाल देंगे तो हमको मिलेगा n is equal to sine of theta b which is kept as it is, no doubt, and that is divided by sine of theta r which is 90 minus theta b, correct है। so that we can just get in the next step that the refractive index should be equal to sine theta b upon what is this sine 90 minus theta b, do you know? We already know that sine 90 minus theta is always equal to cos theta। तो यहाँ पे sin 90 minus theta b क्या रहेगा, cos theta b बन जाएगा। so this becomes cos theta b। also we know that here this sin theta b upon cos theta b
sin theta upon cos theta equal to क्या होता है, tan theta होता है. So you can just immediately get it condensed into tan theta and get this as n is equal to this tan of theta b, where theta b is nothing but the Brewster's angle, which is the angle of incidence due to which reflected ray becomes 100% polarized. Remember, and this is the relationship between the refractive index and angle of polarization, which is actually called as Brewster's law. Okay, Brewster's law. We can also write it in this way: theta b is equal to tan inverse of n, that is n मतलब क्या है यहाँ पे, refractive index of this denser medium with respect to this air. Or if suppose there are two different media and none of them is air, then in that case this refractive index will be replaced by relative refractive index of this medium with respect to the above medium. So we can in that case write this as theta b is equal to tan inverse of, here it will be 1n2, which can also be written as theta b is equal to tan inverse of, here 1n2 equal to क्या होता है, n2 upon n1 हुआ करता है, तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम. So this refractive index n can any time will be written as 1n2, which can also be written as n2 upon n1 as required. ठीक है ना, तो जब चाहे हम उसको इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, that is the refractive index of the second medium, denser medium, upon the refractive index of this rarer medium in which reflection takes place. तो इसमें हमको ये समझना है कि थीटा b जो है वो मतलब यहाँ पे n2 कौन है और n1 कौन है. जो जिस मीडियम के अंदर थीटा बी होता है वो मीडियम छोड़ के दूसरा जो मीडियम होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 रहने वाला है, और जो जिस मीडियम के अंदर ये है थीटा बी है, मतलब इंसिडेंट रे जिस मीडियम के अंदर होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 रहने वाला है. तो वो हमको समझना है. Even we can just put this n here also, n2 upon n1 here also. So n2 upon n1 equal to tan theta b. This is actually called as Brewster's law. Okay. So this is the derivation which may be asked for 3 marks in exam. Just take the screenshot of this. Yes, finish with this. Okay, chalo theek hai. So this is about the Brewster's law and this is about the polarization. So that's all about this lecture. Tomorrow in the next lecture we will just see the details of polarization and the important rule or important law in polarization which is called as Malus law. ठीक है ना, तो ये मालूस लॉ जो है तो वो हम देखने वाले हैं कल के लेक्चर में. ठीक है, सो थैंक यू ऑल ऑफ यू.